जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीडीएम पार्ट 2 हुकूमत मतलब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मतलब शहबाज बिलावल हुकूमत या शहबाज जरदारी हुकूमत मतलब मौजूदा हुकूमत सर जोड़कर बैठ गई है, परेशान परेशान है, हैरान हैरान है, पशेमान पशेमान है। और हुकूमती ज़राए कह रहे हैं कि हमारा नाम ना लेना, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। ऐसा क्यों है? उसकी वजह बड़ी आसान और सादा सी है कि एक तरफ हुकूमत और हुकूमती ऐवानों में खतरे की घंटियां बज रही हैं, और वो खतरे की घंटियां ये हैं कि ये अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर सख्तियां क्यों कम हो रही हैं। और दूसरी तरफ हुकूमत हैरान और परेशान है कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने आते ही जो काम किए हैं उनसे हमें यह तवक्को तो ना थी। और तीसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अचानक जो रद्द अमल दिया उसकी हुकूमत को तवज्जो नहीं थी, और हुकूमत अब इस कड़ियां दर कड़ियां मिला रही है और कह रही और दबे लफ्जों में कह रही है कि कहीं पर्दे के पीछे तो कुछ नहीं हो रहा। यही आज का मौजू है जिस पर बात करनी है। और बात जैसे मैंने शुरू ही यहां से की कि हुकूमती ऐवानों में हल्की 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 मौसीकी पर खतरे की घंटियां बज रही हैं। हुकूमत हल्की हल्की परेशान है, पशेमान है और हैरान है। परेशान क्यों है? परेशान इस वजह से है कि अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिन फिरने की खबरें आना शुरू हो गई हैं। अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सख्तियां कम होना शुरू हो गई हैं। अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना शुरू हो गए हैं। और हुकूमत ज़ाहिर है बेनिफिशरी ही इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई की बेनिफिशरी ही ये हुकूमत है। और हुकूमत आज अगर ये बैठी है तो इसी लड़ाई की वजह से बैठी है, वरना ये कोई इलेक्शन जीत कर थोड़ी आई है, कोई अवामी मैंडेट लेकर थोड़ी आई है। और अगर इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से ना लड़ते या ये लड़ाई ना होती तो आज हो सकता है वो हुकूमत में होते। तो इस लड़ाई की वजह जिस लड़ाई की वजह से हुकूमतें कर रही है, इक्तदार के मजे लुट रही है, हुकूमत को वो लड़ाई धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। कैसे? बुशरा बीबी रिहा हो गई, और रिहा हुई अचानक, और फिर दोबारा किसी केस में गिरफ्तार भी नहीं हुई। हालांकि इसमें कोई शक नहीं वो 15 केसों से रिहा हुई हैं। 12 9 मई के मुकदमे थे जो जाहिर है उन पर झूठे थे। तोशाखाना 1 और तोशाखाना 2 केस थे, 12 और 2 14, और एक FIA का केस था, और वही जो इद्दत में निकाह केस, वो जिसमें FIA भी थी, जिसमें बाकी सारे भी खैर से सब कुछ ही उसमें मरगूबा सा था। आला हजरत खावर मानिका जैसा किरदार जिसका मुद्दई था। तो 15 के 15 केसों में हुकूमत को छोड़ना पड़ा। हुकूमत ने देखा कि 15 केसों से निकलकर बुशरा बीबी रिहा हो गई। लेकिन मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि हुकूमत के बहुत सारे वुज़रा को ये यकीन था कि बुशरा बीबी रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगी, कोई नया केस बन जाएगा। लेकिन जब वो रिहा हुई, अडयाला जेल से निकली, बनीगाला आई, वहाँ कुछ देर क़याम किया, खबरें चली कि वो ज़मान पार्क जा रही हैं लाहौर। फिर खबरें चली कि उनकी पार्टी के साथ मुलाकात हुई है, पार्टी के सीनियर सियासतदानों के साथ, और इमरान खान का पैगाम पहुंचाया है पार्टी ने कि जब कि बुशरा को कहो कि वो पेशावर जाए। तो वो फिर जब पेशावर चली गई, और जब पेशावर यानी KP की हदूद में दाखिल हो गई, तो हुकूमत फिर परेशान होकर रह गई कि ये क्या हुआ। हम तो तवक्को करके बैठे थे कोई और केस बनेगा। तो बुशरा बीबी अचानक रिहा हुई, और उसके बाद अलीमा खान और उज़मा खान रिहा हो गई, और उसके बाद
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सख्ती से आर्डर दिया कि इमरान खान का मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जिसमें उनके ज़ाती डॉक्टर को भी शामिल किया जाए। और उसके बाद अचानक अडयाला जेल पर मुलाकातों पर पाबंदी ख़त्म हो गई। और उसके बाद अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक और हुक्म दिया कि इमरान खान की जो तीसरी बहन है नौरीन, उनसे इमरान खान की मुलाकात कराई जाए। और उसके बाद अचानक अडयाला जेल से खबरें आईं कि इमरान खान को एक्सरसाइज करने वाली मशीन मिल गई है और अब इमरान खान को वो सहूलतें दोबारा से मिल जाएंगी जिसमें टीवी भी था, अखबार भी थी, बिजली भी बहाल हो गई। जब एक तरफ ये सारी खबरें आईं और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हलफ बर्दारी थी और अली अमीन गंडापुर हलफ बर्दारी से 1 घंटा पहले पहुंच गए। हुकूमत अली अमीन गंडापुर को देखकर हैरान रह गई कि ये वजीर आजम की तकरीब हलफ बर्दारी में नहीं आते। ये फ़लस्तीन की जो आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, जो एक बेमकसद इस हुकूमत ने एक शोशा छोड़ा था अपने बस वो नाम पैदा करने के लिए। बताइए कोई उस आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से कोई गज़ा की सूरत हाल पर कोई फ़र्क पड़ा हो, इसराइल की सूरत हाल पर कोई फ़र्क पड़ा हो, दुनिया को कोई पता चला हो कि हमारे बोनों ने कोई आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सजाई थी। खैर, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं आती, लेकिन याहिया अफरीदी साहब की ना सिर्फ तकरीब हलफ बर्दारी में आ जाते हैं अली अमीन गंडापुर, बल्कि तहरीक इंसाफ जिसके बारे में हुकूमत तवक्को कर रही थी कि ये बड़ा सख्त रिस्पांस देगी जैसे याहिया अफरीदी को, उन्होंने चुप रखी और कहा कि हमारे याहिया अफरीदी साहब पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। हाँ, 26वीं आईनी तरमीम पर हम इसको चैलेंज भी करेंगे और इसके खिलाफ लाए अमल भी बनाएंगे। तो हुकूमत ने कहा कि ये हो क्या रहा है। अडयाला की तरफ ठंडी हवाएं, बुशरा की तरफ ठंडी हवाएं, अली अमीन गंडापुर पहुंच गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज्तिजाजी मूड से निकल गई है। और फिर खैर से दूसरी तरफ जो हुआ वो हुकूमत के लिए पशेमानी वाला भी था और हैरानी वाला भी था। जैसे याहिया अफरीदी साहब ने हलफ उठाया और हलफ उठाकर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अमीनुद्दीन साहब जो काजी फायजीसा के लाडले थे उनको सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से निकालकर जस्टिस मुनीब को डाल दिया। मतलब जैसे याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर, अब ये सुप्रीम कोर्ट चलाएंगे। हुकूमत मुंह देखती रह गई। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आज के बाद लाइव समातें होंगी हर केस की। अब केसेस बड़े हैं में कुछ, हुकूमत मुंह देखती रह गई। फिर उन्होंने कहा जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक मुतालबा था, फुल कोर्ट बुलाएं, फुल कोर्ट का इजलास बुला लिया। फिर उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया। फिर उन्होंने तमाम जो दहशतगर्दी के जजेस थे उनसे रिपोर्ट्स मांग ली और उनको कहा कि आप रिपोर्ट्स दें, और उनकी भी सुना कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो जब ये सारा एक दिन में हुकूमत ने देखा, अडयाला के हवाले से एक दिन में हुकूमत ने देखा, अली अमीन गंडापुर को एक दिन के हवाले से हुकूमत ने देखा, तो हुकूमत ने सर जोड़ लिए हैं, परेशान है हुकूमत। हल्की हल्की मौसीकी पर मैंने कहा एक खतरे की घंटियां बज रही हैं। हो सकता है ये हुकूमत का एक वहम हो सकता है ये वक्ती हो सारा कुछ, लेकिन इस वक्त सूरत हाल हुकूमत बड़ी हैरान और परेशान है कि बुशरा बीबी को ऐन उस वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा था या बनवाया जा रहा था और पार्टी आपस में लड़ रही थी या लड़वाया जा रहा था, उस वक्त बुशरा निकलती हैं, उनका इमरान खान से राब्ता बहाल होता है, वो पिशावर बैठ जाती हैं, सारी पार्टी उनके इर्द गिर्द जमा हो जाती है, पार्टी के इख्तलाफात धीमे पड़ने शुरू हो जाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हवा होना शुरू हो जाती हैं, बुशरा बीबी हिदायत देना शुरू कर देती हैं और उसके बाद इमरान खान की सख्तियां कम हो जाती हैं। जैसे याहिया अफरीदी आकर वो काम करते हैं जिससे हुकूमत सोच भी नहीं सकती थी जो। लिहाजा हुकूमत ने सर जोड़ लिए और हुकूमत ने हल्की हल्की मौसीकी पर कहा कि हम 27वीं आईनी तरमीम भी लाएंगे। जी हाँ, ना सिर्फ 27वीं आईनी तरमीम पर काम शुरू हो गया है बल्कि इब्तदाई मुलाकातें भी हो गई हैं। टीम एक बैठकर उसकी नोक पलक भी संवार रही है और बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ भी आपस में मिल चुके हैं। और 27वीं आईनी तरमीम में बाकी तो बहुत कुछ है, जैसे अमल वली खान के कुछ मुतालबात थे कि खैबर पख्तूनख्वा की बजाय पख्तूनख्वा होना चाहिए सूबे का नाम,
MQM के थे, कुछ तजावीज़ थी, सिंध के जो बल्दियाती निज़ाम में फ़ंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो है, लेकिन जो मेन है उसमें है 26वीं आईनी तरमीम में जो सुकम रह गए हैं, जो गलतियां रह गई हैं, हुकूमत जो समझती है कि गलतियां हैं, वो इसमें पूरी की जाएंगी। मतलब क्या कि हो सकता है आईनी बेंच ऐसी एक तरमीम में ऐसी भी कोई 27वीं तरमीम में ऐसी तरमीम लाई जाए कि आईनी बेंच में मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह ना शरीक, इनमें से कोई शरीक ना हो, और या सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है उसमें 5 जजेज हों, अमीनुद्दीन भी आ जाएं और जमाल मंदोखेल भी आ जाएं, और कुछ जो चीज़ें रह गई थी 26वीं तरमीम में वो भी आ जाएं, और फिर मिलिट्री कोर्ट्स, फौजी अदालतों का क़याम भी 27वीं आईनी तरमीम का मेन जुज़्व है। अभी हुकूमत तो कह रही है कि नहीं, हम इसलिए नहीं बना रहे कि इसकी इस फौजी अदालत में कोई इमरान खान का ट्रायल चले, लेकिन बहरहाल फौजी अदालतें बनना और फिर उनमें बिलावल भुट्टो का BBC को ये बताना कि मुस्लिम लीग नून चाहती थी कि जो फौजी तनसीबात पर हमला करें उनके लिए फौजी अदालतों में बनाई जाएं और उनका फौजी अदालतों में केस चले, तो 9 मई के मतलब केस चल सकते हैं। और फैज़ हमीद जिनके अभी ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ लेकिन इब्तदाई तौर पर बहुत सारा काम हो चुका है, जो सुना है कि रावलपिंडी की एक मेस में और बड़े कंफर्टेबल हैं, ज़ाहिर है 3 स्टार जनरल थे, अभी उन पर कोई चार्ज नहीं लगा, ना अभी कोई वो ना मुजरम हुए हैं, तो लेकिन वो भी हैं, गिरफ्तार हैं। उनका लिंक भी हुकूमत इमरान खान से मिलाने की हुकूमत कह चुकी है कि ये और इमरान खान इकट्ठे थे और 9 मई में भी ये दोनों शामिल थे। प्री रिटायरमेंट भी फैज़ हमीद की एक्टिविटीज़, पोस्ट रिटायर फैज़ हमीद की एक्टिविटीज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी एक्टिविटीज़। तो जो 27वीं आईनी तरमीम है जिसको अब मौलाना साहब कह रहे हैं किसी के कोई माई का लाल ला ही नहीं सकता 27वीं आईनी तरमीम, और पीपल्स पार्टी जिसको फौजी अदालतों पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और लेकिन 27वीं आईनी तरमीम हुकूमत उसने काम शुरू कर दिया है और पीपल्स पार्टी को हुकूमत ने कायल करना शुरू कर दिया है। मौलाना साहब के बग़ैर भी ये 27वीं आईनी तरमीम हो सकती है। क्योंकि लोटे बहुत सारे हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा जो खैर से बज़रिया इस्तांबुल लंदन जा चुके हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, मुझे याद आ रहा है एक केस की समाअत के दौरान काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि जो किचन में खड़े होकर हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किचन से निकल जाएं। काजी फ़ाइज़ ईसा मुझे यकीन है कि वो कोई हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ के नहीं गए, उन्होंने वापस पाकिस्तान में आना है, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा से अब कोई पूछे कि अगर ये हीट किचन में आपको खड़ा होना पड़ा तो आप कब तक हीट बर्दाश्त कर सकेंगे? आप तो रोने धोने पे आ गए थे, आपकी और आपकी अहलिया, जब एक रेफरेंस आया था और जिस रेफरेंस को बदनीयती से बंद कर दिया गया था। और ये जो बयानिया चलाया जाता है ना कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने सारे हिसाब किताब दे दिया, ये झूठ है। काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी जो अहले खाना और औलाद की जो जायदादें थी जो अचानक निकली, उनकी तसल्ली बख्श मनी ट्रेल नहीं दे सके थे। और काजी फ़ाइज़ ईसा की खुशनसीबी है कि जजों ने उस वक़्त मना कर दिया था कि अब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, क्योंकि जजों को पता था उसमें कई जज ऐसे थे जिनकी अपने खिलाफ भी यह कार्रवाई शुरू हो सकती थी, लिहाजा उन्होंने रास्ते ही बंद कर दिया। और काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस पर कितने खत लिखे, उन्होंने कहा इमरान खान मशकूक है, गैर जानबदार है, मेरे खिलाफ है, सदर मेरे खिलाफ है, उस वक्त का चीफ जस्टिस मेरे खिलाफ है, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ है, शहजाद अकबर मेरे खिलाफ है, FIA मेरे खिलाफ है, FBR मेरे खिलाफ है, SCCP मेरे खिलाफ है, एजेंसियां मेरे खिलाफ हैं, एक मैं हूं जो टीपू सुल्तान हूं, जो हक पर खड़ा हूं। तो काजी फ़ाइज़ ईसा ये ज़हनों में रहे कि वो मनी ट्रेल नहीं दे सके थे अपनी जायदादों की, जो उनसे लेनी चाहिए। वो है ना, वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, वो कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। कोई एक आध लफ्ज़ आगे पीछे हो जाए तो माज़रत चाहता हूँ, इफ्तिखार आरिफ साहब का शेर है, वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, वो कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। कल कुर्सी पर बैठकर जो इस तरह ज़रा झुक कर जिस तरह के बड़े बड़े
ریمارکس دے رہے تھے اور فرعونیت جھلک رہی تھی قاضی فائز عیسیٰ کی لہجے میں اور لب و لہجے میں. فرعون بنے ہوا تھا قاضی فائز عیسیٰ. بڑی کرسی پر ایک چھوٹا آدمی بیٹھا ہوا تھا, بڑی کرسی پر ایک بونا بیٹھا ہوا تھا, جس نے اس عدالت اور عدلیہ کی نہ صرف اپنی عزت خاک میں ملائی بلکہ عدلیہ کی عزت خاک میں ملائی, بلکہ بنیادی انسانی حقوق کی عزت خاک میں ملائی, چار دیواری کی عزت خاک میں ملائی, الیکشن کی عزت خاک میں ملائی, پارلیمنٹ کی عزت خاک میں ملائی, اور سویلین بالادستی ووٹ کی عزت خاک میں ملائی, اور سب کچھ خاک میں ملا کر لندن نکل گیا. تو قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد, جسٹس یحییٰ آفریدی کے آنے کے بعد حکومت جو مطمئن ہو گئی تھی, سیٹسفائیڈ ہو گئی تھی, ستتے خیراں کہہ رہی تھی کہ ہن اساں سارے چور رستے بند کر دیتے ہیں اور پتلی گلیاں بند کر دیتی ہیں, وہ حکومت ایک بار پھر ہلکی ہلکی پریشان ہے کہ ہو کیا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا بھی لہجہ نرم ہو گیا ہے, جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی انہوں نے قبول کر لیا ہے, علی مین گنڈا پور حلف برداری میں آ گئے ہیں, اور بشرا بی بی رہا ہو گئی ہیں. عمران خان کی سہولتیں جو اڈیالہ میں واپس ملنے جا رہی ہیں, کچھ مل گئی ہیں, کچھ ملنے جا رہی ہیں. علیمہ خان, عظمیٰ خان رہا ہو گئی ہیں, اڈیالہ پر ملاقاتوں پر پابندی ختم ہو گئی ہے, اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے آتے ہی قاضی فائز عیسیٰ کے لاڈلے امین الدین کو نکال کر منیب اختر کو ڈال لیا ہے, فل کوٹ اجلاس بلا لیا ہے, اور لائیو سماعتیں کر دی ہیں. تو یہ ہو کیا رہا ہے, یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہی حکومت کی سب سے بڑی پریشانی ہے, حیرانی ہے, پشیمانی ہے. اور اگر پاکستان, میں ختم اس پہ کروں گا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے اس بڑے نازک, کریٹیکل اور بڑے اہم موقع پہ تھوڑا سا بیہیو کیا, تھوڑا سا 2 قدم پیچھے ہٹی پاکستان تحریک انصاف, تھوڑا سا صبر, تحمل اور بردباری سے کام لیا, تھوڑا سا سیاست کھیلی, تو پاکستان تحریک انصاف کی واپسی کا سفر شروع ہو سکتا ہے. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف اسی پرانے موڈ پہ آ گئی کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے, تو ہو سکتا ہے یہ نرمیاں دوبارہ سختیوں میں بدل جائیں. تو یہ وقت ہے پاکستان تحریک انصاف کی مٹھی میں, اس وقت ہے, اس کو مٹھی سے پھسلنے نہیں دینا چاہیے. پاکستان زندہ باد.